नमस्कार दोस्तों, एडवांस क्लासेस के ऐप पर आप सभी छात्र छात्राओं का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मैं हूं इमरान खान। राजस्थान की कला व संस्कृति के अंदर दोस्तों राजस्थान के महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं और दोस्तों वह टॉपिक है राजस्थान में संस्कार एवं रीति रिवाज। दोस्तों आपके घरों के अंदर कौन कौन से संस्कार संपन्न करवाए जाते हैं, आपके घरों के अंदर कौन कौन से रीति रिवाजों को संपन्न करवाया जाता है, उन सब की चर्चा करने के लिए एडवांस परिवार की ओर से दोस्तों मैं इमरान खान आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। तो दोस्तों बात करते हैं राजस्थान के संस्कारों की, राजस्थान के रीति रिवाजों की। तो दोस्तों यहां पर सबसे पहले बात करेंगे अपन संस्कारों की। संस्कार अलग है, रीति रिवाज अलग है, दोनों में अंतर है, तो दोनों की बात करेंगे, लेकिन पहले बात करेंगे संस्कारों की। तो बात करते हैं तो संस्कार। दोस्तों नंबर फर्स्ट पर बात करेंगे अपन संस्कारों की। ध्यान दीजिएगा, नंबर फर्स्ट पर बात करते हैं अपन संस्कार की। संस्कार देखिए दोस्तों, यहां पर आज समझने की ज्यादा जरूरत है, लिखने का कम मैटर है भाई। समझने की ज्यादा जरूरत है, लिखने का कम मैटर है। तो बात करेंगे बिल्कुल समझने की। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि आप हिंदू परिवार के अंदर, दोस्तों जो हिंदू परिवार है, इस हिंदू परिवार के अंदर व्यक्ति जब अपनी मां के गर्भ में होता है, जब बच्चा अपनी मां के पेट में होता है, तब से लेकर और उसकी मृत्यु तक दोस्तों टोटल कुल आपके 16 संस्कार संपन्न करवाए जाते हैं। कितने संस्कार दोस्तों? 16 संस्कार संपन्न करवाए जाते हैं। तो संस्कारों की जो संख्या होती है दोस्तों वह कितनी होती है? 16 होती है। दोस्तों आप लोगों को मैं आज 16 संस्कारों के बारे में बताने के लिए यहां पर एडवांस परिवार की ओर से उपस्थित हुआ हूं। 16 संस्कार कौन कौन से हैं पहले वह ध्यान दीजिए दोस्तों। आपको नंबर भी याद रखना है, क्रम वाइज आपको दोस्तों याद रखना है कि कौन सा नंबर पर कौन सा संस्कार आएगा। क्लियर दोस्तों? तो नंबर वाइज मैं आपके सामने लेकर आया हूं। तो दोस्तों बात करते हैं एक एक संस्कारों की। तो सबसे पहले जो संस्कार हमारे सामने आता है वह आता है दोस्तों नंबर 1 पर। पहला संस्कार, आज मेरे पास लिखाने का मैटर नहीं है दोस्तों, आज मेरे पास समझाने का मैटर था। चलो दोस्तों बात करते हैं अपन काई की, संस्कारों की। तो पहला जो संस्कार होता है दोस्तों वह होता है आपका गर्भाधान संस्कार। गर्भाधान संस्कार। गर्भाधान संस्कार क्या होता है पहले वह समझ लीजिए कि जब महिला, ध्यान दीजिएगा कि जब कोई महिला पहली बार गर्भवती होती है, जब कोई महिला पहली बार गर्भवती होती है तो गर्भवती होने की सूचना मिलने पर खुशियां मनाई जाती है कि यार हमारे घर के अंदर नया मेहमान आने वाला है। तो वो जो खुशियां मनाई जाती है दोस्तों उसे ही क्या कहा जाता है? गर्भाधान संस्कार कहा जाता है। तो यहां पर क्या होगा दोस्तों, यह पता चल जाएगा कि महिला जो है वह गर्भवती है। तो महिला गर्भवती की होने की सूचना मिलना ही क्या कहलाता है? गर्भाधान संस्कार कहलाता है। और ये जो संस्कार किया जाता है दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यह संस्कार जो किया जाता है यह 1 माह में किया जाता है। पहले माह में जब महिला पहले माह से हो जाती है तो यह संस्कार किया जाता है। अब होता क्या है सर गर्भाधान? तो हालांकि मैंने आपको समझा दिया गर्भाधान क्या होता है कि जब महिला पहली बार गर्भवती होती है तो यह संस्कार किया जाता है। जब महिला पहली बार गर्भवती होती है तो दोस्तों यह संस्कार किया जाता है। और दोस्तों अगर ध्यान दीजिएगा यह संस्कार दोस्तों यह पहला संस्कार होता है, पहला संस्कार होता है। तो यह पूछ सकता है आप लोगों से कि हिंदू धर्म में पहला संस्कार कौन सा होता है? तो कौन सा होता है? गर्भाधान संस्कार होता है। क्लियर दोस्तों? अगला नंबर 2, दूसरा संस्कार आपके सामने आता है दोस्तों पुंसवन संस्कार। दूसरा संस्कार आपके सामने जो आता है दोस्तों वो आता है पुंसवन संस्कार। अब पुंसवन संस्कार क्या होता है दोस्तों समझना।
पुंसवन क्या होता है? पहला संस्कार गर्भाधान संस्कार क्या होगा कि महिला गर्भवती, इस बात की सूचना मिल गई। अब दोस्तों महिला के गर्भ में, महिला के पेट में लड़का है या लड़की है ये पता नहीं है, ये पता नहीं है। लेकिन दोस्तों यहां पर क्या किया जाता है, देखो दोस्तों बुरा मत मानना इस बात का, रियल फैक्ट है कि दोस्तों सब जो कपल होते हैं वो यूं चाहते हैं कि हमारे स्टार्टिंग में लड़का हो। हालांकि गलत है ये, लड़का लड़की दोनों समान हैं, लेकिन सब कपल की एक मान्यता है कि हमारे स्टार्टिंग में लड़का होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर इस पुंसवन संस्कार में क्या किया जाता है, अपने इष्ट देवता से हाथ जोड़कर विनती की जाती है, अपने इष्ट देवता से प्रार्थना की जाती है कि भगवान लड़का ही देना। तो लड़के के लिए मनोकामना करना, पुत्र के लिए मनोकामना करना ही क्या कहलाता है, पुंसवन संस्कार कहलाता है। और ये जो संस्कार है दोस्तों ये किया जाता है आपके तीसरे माह में। कौन से महीने में? तीसरे महीने में। तो पुंसवन क्या होता है दोस्तों? पुंसवन क्या होगा? पुत्र प्राप्ति के लिए मनोकामना करना। पुत्र प्राप्ति के लिए जो मनोकामना की जाती है दोस्तों उसे क्या कहा जाता है? पुंसवन कहा जाता है। तो पुंसवन क्या हो जाएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, पुंसवन क्या होगा? पुत्र प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए मनोकामना करना, पुत्र प्राप्ति के लिए मनोकामना जो की जाती है दोस्तों उसे क्या कहा जाता है? पुंसवन कहा जाता है। क्लियर दोस्तों? तीसरे नंबर पर संस्कार, लाइन टू लाइन चल रहा हूं दोस्तों, बिल्कुल सही चल रहा हूं। तीसरे नंबर पर जो संस्कार आता है दोस्तों वो आता है आपके सीमंतोन्नयन। कौन सा आएगा दोस्तों? सीमंतोन्नयन। इस सीमंतोन्नयन को दोस्तों आपके घरों के अंदर कहा जाता है चूड़ी पहनाना। आपके घरों के अंदर दोस्तों इसे क्या कहा जाता है? चूड़ी पहनाना। यह संस्कार कब किया जाता है? तो यह किया जाता है 7वें या 8वें माह में, या तो 7वें या 8वें माह में दोस्तों ये संस्कार किया जाता है। अब दोस्तों ये चूड़ी पहनाने का कार्यक्रम क्या है यार, मेरे समझ में नहीं आया भाई। चूड़ी पहनाने का कार्यक्रम क्या है, मेरे समझ में नहीं आया। सीमंतोन्नयन संस्कार क्या होगा दोस्तों समझना। गर्भाधान संस्कार में गर्भवती होने की सूचना मिलना, पुंसवन संस्कार में पुत्र प्राप्ति की मनोकामना करना, सीमंतोन्नयन या चूड़ी पहनाना क्या होगा दोस्तों 7वें या 8वें माह में। तो क्या होगा दोस्तों कि जो महिला गर्भवती होती है ना वो दोस्तों जब 7वें या 8वें माह से होती है तो उसके शरीर में चेंजेज आ जाता है, उसके शरीर में बदलाव आ जाता है। तो उस महिला को दोस्तों नजर लगने का खतरा ज्यादा होता है। गांव के लोग हैं दोस्तों, तो दोस्तों अंधविश्वास हालांकि मैं मानता हूं, लेकिन दोस्तों उस महिला को जो है वो नजर लगने का खतरा ज्यादा होता है, बुरी शक्तियों का खतरा ज्यादा होता है। तो उन बुरी शक्तियों से, उन बुरी नजरों से बचाने के लिए दोस्तों जो संस्कार किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? सीमंतोन्नयन कहा जाता है। क्लियर दोस्तों? तो सीमंतोन्नयन क्या होगा दोस्तों यहां पर बात कर लेते हैं। क्या होगा कि गर्भवती महिला को, क्योंकि अभी तो गर्भवती है दोस्तों वो, तो गर्भवती महिला को बुरी शक्तियों को कहा जाता है दोस्तों आपके अमंगलकारी। अमंगलकारी, बुरी शक्तियों मतलब अमंगलकारी शक्तियों से बचाने के लिए, शक्तियों से बचाने के लिए। उन बुरी शक्तियों से बचाने के लिए दोस्तों जो संस्कार किया जाता है दोस्तों उसे क्या कहा जाता है आपके, एक सेकेंड, चलिए, उन बुरी शक्तियों से बचाने के लिए जो संस्कार होगा दोस्तों उसे क्या कहा जाता है आपके? सीमंतोन्नयन संस्कार कहा जाता है। क्लियर दोस्तों? लाइन टू लाइन चल रहा हूं। अब चौथा संस्कार दोस्तों, चौथा संस्कार होता है दोस्तों आपके जातकर्म। जातकर्म, चौथा जो संस्कार होता है दोस्तों वो कौन सा होता है? जातकर्म होता है। अब जातकर्म क्या होता है दोस्तों? तो ये जो संस्कार किया जाता है दोस्तों ये किया जाता है जन्म पर। जब बच्चे का जन्म होता है ना तब ये संस्कार किया जाता है। अब सर ये जातकर्म नाम क्या है, समझना दोस्तों, आज बच्चे का जो जाति का डिवाइडेशन होता है ना
वो उसके जन्म के आधार पर होता है। पहले दोस्तों उसके कर्म के आधार पर होता था कि जैसा कर्म करोगे वैसी जात हो जाएगी, लेकिन दोस्तों आज जो है जन्म का जो डिवाइडेशन होता है वह आपके जन्म के आधार पर होता है कि दोस्तों जिस जाति में जिस महिला के गर्भ से, जिस जाति की महिला के गर्भ से किसी बच्चे का या किसी बच्ची का जन्म होता है वह उसी जात का माना जाता है। जैसे किसी का जन्म नागर परिवार में हुआ है, नागर परिवार की महिला के गर्भ से हुआ है तो नागर जाति के बालक होगा। अगर किसी का मुस्लिम जाति की महिला के गर्भ से हुआ है तो मुस्लिम जाति का बालक होगा। तो दोस्तों जाति का जो डिवाइडेशन होता है दोस्तों वह जन्म के आधार पर होता है, इसलिए दोस्तों इस संस्कार को कहा जाता है जातकर्म संस्कार। दोस्तों इस संस्कार के अंतर्गत क्या होगा समझना, जन्म पर किया जाएगा बच्चे का, यूं समझ लीजिए कि बच्चे का जन्म होना क्या कहलाता है, जन्मकरण कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अब क्या होगा दोस्तों कि इस संस्कार में ध्यान दीजिएगा क्या किया जाएगा। तो इस संस्कार में शिशु लिखूंगा मैं, बच्चे का जन्म हो गया तो वो क्या है, शिशु है। ठीक है दोस्तों, तो शिशु के पिता, शिशु के जो पिता होते हैं ना तो वह शिशु को शहद चटाते हैं। क्या चटाते हैं बेटाओं, शहद चटाते हैं। यानी दोस्तों उनको अंगूठे से, सीधे अंगूठे से शहद चटाया जाता है, बच्चे को शहद खिलाया जाता है। और साथ में दोस्तों जो घर की बुजुर्ग महिला होती है, घर की बुजुर्ग महिला, तो जो घर की बुजुर्ग महिला होती है ना दोस्तों, महिला जो होती है वह कासे की थाली बजाती है दोस्तों। काय की थाली दोस्तों, कासे की थाली बजाई जाती है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों, बजाती है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन दोस्तों, कई बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन होता है कि दोस्तों पुत्र जन्म पर, क्योंकि दोस्तों यहां पर जो हुआ है ना वह लड़का हुआ है, ध्यान देना क्या हुआ है दोस्तों, लड़का हुआ है। तो आपसे एग्जामिनर पूछेगा और पूछ चुका है दोस्तों, कई बार पूछ चुका है कि पुत्र के जन्म पर काय की क्या बजाया जाता है। तो पुत्र के जन्म पर अगर पुत्र होता है तो दोस्तों कासे की थाली बजाई जाती है। अरे बेटा, और लड़की होती है तो दोस्तों पीतल की या सूप बजाया जाता है। तो यहां पर लड़का हुआ था तो इसलिए क्या बजाई दोस्तों, कासे की थाली बजाई जाती है। क्लियर दोस्तों, यहां तक कोई डाउट किसी बच्चे को? एक बार मैं साइड में हो जाता हूं, स्क्रीन शॉट ले लीजिए 4 का, फिर आगे बात करता हूं। क्लियर, अगला आ जाइए। अगला है दोस्तों आपके नंबर 5। पांचवा जो संस्कार आपके सामने आता है दोस्तों वो आता है आपके नामकरण। नामकरण जो किया जाता है दोस्तों, ये किया जाता है आपके, से लिख देता हूं, 10वें, 11वें, 12वें या 21वें दिन। नामकरण जो संस्कार किया जाता है 10वें, 11वें, 12वें या 21वें दिन दोस्तों, यह संस्कार संपन्न किया जाता है। अब नामकरण को मेरे को समझाने की जरूरत नहीं है कि बच्चे को अपना नाम देना, बच्चे को अपनी पहचान देना, शिशु को अपनी पहचान देना क्या कहलाता है, नामकरण कहलाता है। दोस्तों परिवार के जो पंडित जी होते हैं दोस्तों, उनसे अपनी राशि के अनुसार नाम लिखवाया जाता है और बच्चे का नाम रखा जाता है, वही क्या कहलाता है, नामकरण कहलाता है। तो समझाने की, लिखाने कोई जरूरत नहीं है, अपने आप समझ में आ रहा है। क्लियर दोस्तों, नंबर 6 संस्कार की ओर चलता हूं। नाम दे दिया दोस्तों, नाम दे दिया दोस्तों। क्लियर दोस्तों, अब नाम दे दिया तो अगला संस्कार है दोस्तों आपके निष्कर्मण संस्कार। इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये निष्कर्मण संस्कार। निष्कर्मण संस्कार दोस्तों ध्यान देना, निष्कर्मण संस्कार दोस्तों जो किया जाता है, यह किया जाता है आपके 12वें दिन बाद। 12वें दिन बाद दोस्तों इसको कभी भी कर लिया जाता है, कोई टेंशन नहीं है, 41 दिन के अंदर अंदर कभी कर लिया जाता है। अब ये निष्कर्मण होता क्या है सर, निष्कर्मण इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इंपॉर्टेंट लगा के लिखना, मोस्ट लगा के लिखना इसे। निष्कर्मण क्या होता है, निष्कर्मण को दोस्तों आपके घरों के अंदर कहा जाता है बाहर निकालना। आपके घरों के अंदर दोस्तों इसे क्या कहा जाता है, बाहर निकालना। अब कैसे बाहर निकालोगे दोस्तों, बाहर कैसे निकालेंगे, तो दोस्तों क्या किया जाता है समझना कि जच्चे व बच्चे को, मुख्य रूप से बच्चे को, जच्चा समझ गए ना, जिस महिला ने किसी बच्चे को जन्म दिया है उस महिला को जच्चा कहा जाता है। तो जच्चे वो बच्चे को पहली बार सूर्य दर्शन जो करवाया जाता है उसे क्या कहा जाता है, निष्कर्मण कहा जाता है। तो यहां पर अपन चाहे तो लिख सकते हैं कि पहली
पहली बार सूर्य दर्शन करवाना, पहली बार सूर्य दर्शन करवाना। कि जच्चे व बच्चे को जो पहली बार सूर्य दर्शन करवाया जाता है दोस्तों, उसे क्या कहा जाता है? निष्क्रमण कहा जाता है। क्लियर दोस्तों? दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि आपसे एग्जामिनर बार बार पूछता है कि सूर्य दर्शन होता है, क्या होता है? निष्क्रमण होता है। क्लियर दोस्तों? तो जच्चे व बच्चे को दोस्तों जो पहली बार जो सूर्य दर्शन करवाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? निष्क्रमण कहा जाता है। अगला संस्कार है दोस्तों आप लोगों के सामने, छठे तक समझ में आ गया। सातवां ले लेता हूं। सातवां संस्कार है दोस्तों आपका अन्नप्राशन संस्कार। ये सब संस्कार दोस्तों मैं इतने बारीकी से इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि ये दोस्तों आपके लाइफ में भी काम आएंगे भाई। चोरा चोरी हो जाओगे वो टाइम पर काम आऊंगा, और दोस्तों एग्जाम में तो काम आएंगे सही भाई ये, तो इनको अच्छी तरह से देख लीजिए। अन्नप्राशन संस्कार दोस्तों, ये जो अन्नप्राशन संस्कार किया जाता है ये किया जाता है दोस्तों आपके छठे माह में। कौन से महीने में दोस्तों? छठे महीने में। अब सर ये अन्नप्राशन होता क्या है, किसे कहा जाता है अन्नप्राशन? तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि 6 माह तक, जब बच्चा 6 महीने तक हो जाता है, 6 महीने तक का रहता है, तब तक दोस्तों उस बच्चे को पानी भी नहीं पिलाया जाता। अरे अन्न खिलाने की बात तो बहुत दूर है दोस्तों, उसे पानी भी नहीं पिलाया जाता है, केवल दोस्तों उसे अपनी मां का दूध पिलाया जाता है, केवल वो मां के दूध पर निर्भर होता है। लेकिन दोस्तों जैसे ही बच्चा 6 माह का हो जाता है तो उसे पहली बार अन्न ग्रहण करवाया जाता है। जब बच्चा 6 माह का हो जाता है तो उसे दोस्तों पहली बार अन्न ग्रहण करवाया जाता है, और जो अन्न ग्रहण करवाया जाता है दोस्तों उसे क्या कहा जाता है? अन्नप्राशन संस्कार कहा जाता है। क्लियर दोस्तों? तो बात कर लेते हैं क्या होगा दोस्तों। पहली बार, यहां लिख देता हूं मैं, पहली बार अन्न ग्रहण करवाना। पहली बार जो अन्न ग्रहण करवाया जाता है दोस्तों उसे क्या कहा जाता है? अन्नप्राशन संस्कार कहा जाता है। क्लियर दोस्तों? अन्न ग्रहण करवाया, अन्न खिलाया दोस्तों, उसे क्या कहा जाएगा? अन्नप्राशन संस्कार कहा जाएगा। क्लियर दोस्तों? अगला नंबर 8। 8वां संस्कार दोस्तों इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना दोस्तों। इसे कहा जाता है चूड़ा कर्म। क्या कहा जाता है? चूड़ा कर्म कहा जाता है दोस्तों। इसे ही दोस्तों चूड़ा कर्म को ही दोस्तों आपके मुंडन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुंडन कहा जाता है दोस्तों। इसी मुंडन को ध्यान देना दोस्तों, इसी मुंडन को दोस्तों आपके जड़ूला भी कहा जाता है। मुंडन को क्या कहा जाता है? जड़ूला भी कहा जाता है। तो दोस्तों अगला संस्कार 8वें नंबर पे जो संस्कार आता है वो कौन सा आता है? चूड़ा कर्म, मुंडन या जड़ूला आता है। अब ये होता क्या है सर? समझना कब किया जाएगा पहले वो बात कर लेते हैं। तो ये किया जाता है दोस्तों 1, 3, 5, 7, 9, 11 या यूं कह दूं मैं सर 20वें वर्ष। ये जो संस्कार किया जाता है दोस्तों पहले वर्ष में कर लो, तीसरे वर्ष में कर लो, नहीं कर पाओ तो 5वें में कर लो, 5वें में नहीं किया तो 7वें में कर लो, 7वें में नहीं किया तो 9वें में कर लो। अरे 20वें वर्षों के अंदर ये कभी भी किया जा सकता है। क्लियर दोस्तों? अब होता क्या है सर? सब जानते हो दोस्तों चूड़ा कर्म, मुंडन, चड़ूला क्या होता है। समझना कि दोस्तों पहला नंबर, दूसरा नंबर पढ़ाया था मैंने आप लोग को, दूसरा नंबर देखिए आप लोग पहले। दूसरे नंबर पर पुष्पवन संस्कार। पुष्पवन संस्कार के लिए क्या किया था कि पुत्र प्राप्ति के लिए आपने अपने इष्ट देवता से हाथ जोड़कर मनोकामना की थी कि छोरो ही दीजियो, छोरो ही दीजियो। और दोस्तों यहां पर ध्यान देना दोस्तों, यहां पर मनोकामना की लड़के की, और यहां पर क्या हो गया था? लड़का हो गया था। यानी भगवान ने दोस्तों आपकी, अपने इष्ट देवता ने दोस्तों आपकी मनोकामना पूर्ण कर दी थी दोस्तों। तो आपका भी क्या फर्ज बनता है? आपका क्या फर्ज बनता है कि आप भी उनको कुछ ना कुछ दो यार, कुछ ना कुछ चढ़ाओ यार। आपकी मनोकामना पूर्ण हुई है भाई। तो दोस्तों क्या किया जाता है कि शिशु के जो पहले बाल होते हैं, अभी मैं शिशु बोल रहा हूं क्योंकि 1 साल का है, तो शिशु के जो पहले बाल होते हैं ना दोस्तों, वह अपने इष्ट देवता को अर्पित कर दिए जाते हैं। शिशु के जो पहले बाल होते हैं वो अपने इष्ट देवता को अर्पित किए जाते हैं, इसलिए दोस्तों उसे कहा जाता है मुंडन। क्योंकि दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि अधिकांशतः जो मुंडन का कार्यक्रम होता है, जो चूड़ा कर्म का कार्यक्रम होता है, वह अधिकांशतः दोस्तों किसी देवी देवताओं के मंदिर पर ही होता है। जो आपके इष्ट देवता है उनके मंदिर पर ही होता है। क्यों होता है? क्योंकि उनके आशीर्वाद से ही उनके आशीर्वाद से ही आपका जन्म हुआ है।
क्लियर दोस्तों? तो ये जो संस्कार है दोस्तों, ये किया जाता है पुत्र प्राप्ति की मनोकामना पूर्ण होने पर। तो दोस्तों मुंडन चूड़ाकर्म में क्या होगा दोस्तों, एक लाइन में लिख लेंगे, अपन भी लिखना चाहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, वरना आप लोग समझते हो कि शिशु के पहले बाल, शिशु के पहले बाल अपने इष्ट देवता को अर्पित करना, इष्ट देवता को अर्पित करना। शिशु के पहले बाल अपने इष्ट देवता को अर्पित करना क्या कहलाता है दोस्तों, आपके चूड़ाकर्म मुंडन कहलाता है। क्लियर दोस्तों? अगला नंबर 9, चलिए नंबर 9 संस्कार आता है दोस्तों आपके कर्णवेद। टोटल कितने होंगे बेटा? अरे टोटल कितने होंगे भाइयों? 16 होंगे। 16 में से नंबर 9 पर आ गया भाई कर्णवेद। कर्णवेद संस्कार दोस्तों ये जो संस्कार किया जाता है, ये किया जाता है दोस्तों या तो तीसरे वर्ष में या 5वें वर्ष में, 3 या 5 वर्ष के अंदर किया जाता है। अब कर्णवेद क्या होता है समझना दोस्तों। कर्णवेद क्या होता है? कांधों को छेदना। आप जानते हो दोस्तों बालिकाएं, महिलाएं दोस्तों कांधों को छिदाती है, लेकिन दोस्तों प्राचीन समय में, पुराने समय में दोस्तों बालिकाओं के साथ साथ दोस्तों बालकों के भी कान छेदे जाते थे दोस्तों। आज भी दोस्तों बहुत सारी जातियां ऐसी होती है जहां पर बालकों के भी कान छेदे जाते हैं। तो बालकों के जो कान छेदे जाते हैं ना दोस्तों, उसे क्या कहा जाता है? कर्णवेद कहा जाता है। ठीक है दोस्तों? अब बात करते हैं, तो चाहो तो लिख लो बालकों के, बालक व बालिकाओं, बालक व बालिकाओं, बालक व बालिकाओं के कानों को छेदना, कानों को छेदना, बालक व बालिकाओं के कानों को छेदना क्या कहलाता है? कर्णवेद कहलाता है। क्लियर दोस्तों? आ गई अगला 10वां संस्कार दोस्तों। 10वां संस्कार है दोस्तों आपके विद्या आरंभ संस्कार। विद्या आरंभ संस्कार, विद्या आरंभ संस्कार। अब दोस्तों ये विद्या आरंभ संस्कार क्या होता है? हालांकि इसकी कोई एज नहीं होती, क्योंकि विद्या की कोई एज नहीं होती है, लेकिन ये कहा जाता है कि 5 वर्ष के ऊपर वाले बालक पढ़ने लग जाते हैं, तो उसकी बात कर रहा हूं। अब दोस्तों यहां पर क्या होगा? विद्या आरंभ क्या होगा आप भी बता दीजिए मेरे को। देखिए पहले देख लीजिए आप लोग। विद्या आरंभ ये नहीं होता आओ स्कूल चले, हम बच्चा पढ़ने नहीं जा रहा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों हमारे परिवार में कहा जाता है कि जो मां होती है वो बच्चे की पहली शिक्षिका होती है। सुना होगा आप लोगों ने कि मां जो होती है वो बच्चे की पहली शिक्षिका होती है, जबकि उसका जो परिवार होता है वो बच्चे का पहला विद्यालय होता है, पहली पाठशाला होती है। बच्चा जो कुछ सीखता है बेटा वो अपने परिवार में रहकर ही सीखता है, क्योंकि वो उसका पहला परिवार जो है वो उसका स्कूल है, वो उसका विद्यालय है। परिवार उसका विद्यालय होता है, मां उसकी पहली शिक्षिका होती है। तो विद्या आरंभ के अंदर क्या होगा कि बच्चे को, बच्चे नहीं कहूंगा मैं तो शिशु कहूंगा, बालक कहूंगा, कि उस बालक को, उस शिशु को दोस्तों घर पर रहकर ही परिवार के लोगों के द्वारा, मां के द्वारा, पिता के द्वारा, दादी के द्वारा, दादा के द्वारा, चाचा के द्वारा, चाची के द्वारा, बुआ के द्वारा दोस्तों उसे अक्षर ज्ञान करवाया जाता है। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, अनार वाला, आम वाला, ABCD, जोनी जोनी, यस पापा। दोस्तों ऐसी जो चीजें हैं ना वो बच्चा घर पे सीखता है, स्कूल में नहीं जाकर सीखता दोस्तों, ये चीजें वो घर पर ही सीख जाता है। तो उसको जो ये चीजें सिखाई जाती है, उसको जो अक्षर ज्ञान करवाया जाता है दोस्तों, उसे ही क्या कहा जाता है? विद्यारंभ संस्कार कहा जाता है। इसकी कोई लिमिट एज नहीं होती, लेकिन फिर भी 5 साल मान के चलते हैं। तो दोस्तों क्या होगा? विद्यारंभ किसे कहा जाएगा दोस्तों? ध्यान दीजिएगा, किसे कहा जाएगा? ध्यान दीजिएगा कि बच्चे को पहली बार अक्षर ज्ञान करवाना। बच्चे को पहली बार अक्षर ज्ञान करवाना क्या कहलाता है? विद्यारंभ कहलाता है भाई। फिर दोस्तों कहां पर दोस्तों? बच्चे को पहली बार घर पर। कहां पर दोस्तों? घर पर रहकर ही। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि माता लिखता हूं, माता बच्चे की
बच्चे की पहली शिक्षिका होती है, पहली शिक्षिका होती है। माता जो होती है वो बच्चे की क्या मानी जाती है, पहली शिक्षिका मानी जाती है। क्लियर दोस्तों? तो 10 संस्कारों को आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कोई डाउट किसी बच्चे को, किसी बच्ची को कमेंट करके आप लोग बता सकते हो, उसका आंसर मैं 100% दूंगा। क्लियर दोस्तों? यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर दोस्तों आगे के बाकी के संस्कार अपन यहां पर देखते हैं। ओके, चलिए दोस्तों अगला संस्कार आप लोगों के लिए नंबर 11। नंबर 11 संस्कार जो आपके सामने आता है दोस्तों, वो आता है आपका उपनयन। दोस्तों इसी उपनयन को यज्ञोपवीत भी कहा जाता है, और इसी यज्ञोपवीत को, ध्यान देना यज्ञो है दोस्तों ये, इसी यज्ञोपवीत को दोस्तों जनेऊ भी कहा जाता है, जनेऊ धारण भी कहा जाता है। अब ये अलग अलग आयु में, अलग अलग जातियों में अलग अलग आयु के अंतर्गत होती है, तो आयु भी मैं अंदर बीच में लिखाऊंगा, तो यहां पर समझना कि दोस्तों क्या होता है कि पहले जो प्राचीन समय में यानी वैदिक काल में, सॉरी उत्तर वैदिक काल में जो जातियों का जो डिवाइडेशन था वो 4 प्रकार के था। कितने प्रकार से? 4 प्रकार से। यहां पर समझिए, यहां पर समझिए 4 जातियां थी। एक का नाम था ब्राह्मण, दूसरी जाति का नाम था दोस्तों क्षत्रिय, तीसरी जाति का नाम था दोस्तों आपके वैश्य, और चौथी जो जाति थी दोस्तों वह थी शूद्र। तो वहां पर दोस्तों उस समय जो जाति का डिवाइडेशन हुआ था वह क्रम के आधार पर हुआ था। यानी अगर आप पूजा पाठ के काम करोगे तो आप ब्राह्मण कहलाओगे, आप दोस्तों लड़ाई का या युद्धों में भाग लेने का काम करोगे, राजा महाराजाओं की सेनाओं के साथ युद्ध करने जाओगे तो आप क्षत्रिय कहलाओगे, आप व्यापार या वाणिज्य का काम करोगे तो वैश्य कहलाओगे, और निम्न काम करोगे तो आप वैश्य शूद्र कहलाओगे। तो दोस्तों इस 4 प्रकार की जातियों का डिवाइडेशन था। लेकिन दोस्तों जनेऊ की बात कर रहे थे तो आपके इनके अंदर अलग अलग जातियों में अलग अलग उम्र के लोगों को जनेऊ धारण करवाई जाती थी। जैसे अपन बात करें कि ब्राह्मण जाति में दोस्तों 8 वर्ष की आयु में, कितने वर्ष की आयु में? 8 वर्ष की आयु में। उसके बाद क्षत्रिय की बात करें तो क्षत्रिय के अंदर 11 वर्ष की आयु में, 10 या 11 वर्ष, और वैश्य के अंदर दोस्तों 12 वर्ष की आयु में जनेऊ धारण करवाई जाती थी। ब्राह्मण में 8 वर्ष में, क्षत्रिय में 11 वर्ष में, वैश्य में 12 वर्ष में जनेऊ धारण करवाई जाती थी। लेकिन दोस्तों इस शूद्र जो जाति होती थी इसे जनेऊ का अधिकार नहीं था, जनेऊ का अधिकार नहीं, अधिकार नहीं। इस शूद्र को दोस्तों जनेऊ का धारण का अधिकार नहीं था। खैर दोस्तों तो वापस आ जाइए दोस्तों, तो कितनी जातियां थी आप लोगों के सामने? एक सेकेंड। तो दोस्तों बताइए कितनी जातियां थी आप लोग के सामने? तो 4 जातियां थी। नंबर 1 ब्राह्मण, नंबर 2 कौन सी थी? क्षत्रिय, नंबर 3 कौन सी थी? वैश्य, नंबर 4 कौन सी थी? शूद्र। इन 4 जातियों को ही 4 जातियां हुआ करती थी और इनको ही दोस्तों जनेऊ का अधिकार था। चलिए बता दीजिए ब्राह्मण को कौन सी वर्ष की आयु में? 8 वर्ष की आयु में जनेऊ धारण का अधिकार था। क्षत्रिय के अंदर दोस्तों 10 या 11 वर्ष की आयु में जनेऊ का अधिकार था, और दोस्तों वैश्य को दोस्तों 12 वर्ष की आयु में जनेऊ पहनाई जाती थी। जबको शूद्र जाति को जनेऊ का अधिकार, जनेऊ का अधिकार नहीं। तो आपसे एग्जामिनर पूछे कि किस जाति को, किस वर्ग को जनेऊ का अधिकार नहीं होता था, तो वह किसे नहीं होता था दोस्तों? तो वह किसे नहीं होता था? तो वह शूद्रों को नहीं होता था। 4 ऑप्शंस था आप लोगों के पास। तो ब्राह्मण 8 वर्ष की आयु में जनेऊ धारण करता है, क्षत्रिय दोस्तों 10 या 11 वर्ष की आयु में, और वैश्य दोस्तों आपके 12 वर्ष की आयु में जनेऊ धारण करता है। लेकिन शूद्रों को जो है जनेऊ धारण का अधिकार नहीं होता है। इसके बाद बात करूं दोस्तों आप लोगों से, ध्यान दीजिएगा कि शादी से पहले, शादी कर दूं या विवाह कर दूं, शादी से पहले 3 दागों की, कितने दागों की दोस्तों? 3 दागों की, तथा शादी के बाद
शादी के बाद 6 धागों की, शादी के बाद कितने धागों की? 6 धागों की जनेऊ धारण करवाई जाती है, जनेऊ धारण करवाई जाती है, धारण करवाई जाती है, करवाई जाती है। तो वापस समझना दोस्तों कि मैं यूं कह रहा हूं कि एक सर ये लाइन क्या लिखी, 3 धागों 6 धागों की। देखो दोस्तों, बालिकाओं और महिलाओं को जनेऊ का अधिकार नहीं होता है, बालिकाएं और महिलाएं जनेऊ धारण नहीं करती है दोस्तों, लेकिन उनकी जैसे शादी होती है तो उनकी जो जनेऊ का वहन है वो उनका पति कर लेता है। तो पति के अब कितने धागे? 3 धागे तो खुद के हो गए भाई, और 3 धागे अपनी पत्नी के हो जाते हैं। तो शादी के बाद जनेऊ की संख्या बढ़कर दुगनी हो जाती है, मतलब कितने धागे हो जाते हैं? 6 धागे। तो शादी से पहले तो 3 धागे, ध्यान दे बेटा हूं आप लोग कि शादी से पहले 3 धागों की, और शादी हो जाएगी तो 3 अपनी पत्नी की पहनेगा, क्योंकि पत्नी तो पहन नहीं सकती भाई, पत्नी तो जनेऊ धारण नहीं कर सकती। तो दोस्तों 3 अपनी पत्नी के धारण करेगा, मतलब दोस्तों कितनी हो गई? 6 धागों की जनेऊ धारण करवाई जाती है। क्लियर दोस्तों? एक बार यहां तक देख लीजिए, वापस देखिए आप लोग कि शादी से पहले कितने धागों की दोस्तों? शादी से पहले कितने धागों की? तो शादी से पहले 3 धागों की, और शादी के बाद दोस्तों 6 धागों की जनेऊ धारण करवाई जाती है। क्लियर दोस्तों? अगला है नंबर 12। नंबर 12 पर बात करूं आप लोगों से दोस्तों, तो नंबर 12 जो आपके सामने जो संस्कार आता है वो आता है दोस्तों आपके वेदारंभ संस्कार। वेदारंभ संस्कार। अब वेदारंभ में संस्कार में क्या होगा दोस्तों कि बच्चा, बालक कहूंगा मैं, बड़ा हो चुका है, वेद पढ़ना स्टार्ट कर दिए हैं, तो बालक अपने परिवार के या अपने पिता के साथ गुरु के आश्रम में जाता है, और गुरु के आश्रम में जाकर, ध्यान दीजिएगा, गुरु के आश्रम में जाकर गुरु के साथ रहकर वेदों को पढ़ना प्रारंभ कर देता है। और जो वेदों को पढ़ना प्रारंभ करता है दोस्तों, उसे क्या कहा जाता है? वेदारंभ संस्कार कहा जाता है। तो इसमें, इस संस्कार में क्या होगा कि इस संस्कार में बालक गुरु के आश्रम में जाकर, गुरु के, क्योंकि आजकल स्कूल होते हैं दोस्तों, पहले स्कूल नहीं हुआ करते थे, पहले तो क्या हुआ करते थे? आश्रम या गुरुकुल हुआ करते थे। तो गुरु के आश्रम में जाकर, गुरु के आश्रम में जाकर वेदों को पढ़ना प्रारंभ कर देता था, वेदों को पढ़ना प्रारंभ, वेदों को पढ़ना प्रारंभ कर देता था, जिसे क्या कहा जाता है? वेदारंभ संस्कार कहा जाता है। क्लियर दोस्तों? तो आश्रम में चल गया भाई। अब आश्रम में क्या होगा? नंबर 13 पर अब आश्रम वाली बात आ जाओ। तो दोस्तों अगला है आपके केसाटन। केसाटन, केसाटन को दोस्तों गोदान भी कहा जाता है। केसाटन को क्या कहा जाता है? गोदान भी कहा जाता है। कि सर ये केसाटन या गोदान क्या होता है? समझना, केस का मतलब बाल। तो दोस्तों आपने गुरुकुल के स्टूडेंटों को देखा होगा, गंजी हुई रहती है, तो क्यों गिराई जाती है उसका रीजन बता रहा हूं मैं आप लोगों को। दोस्तों यहां पर देखिए, आप लोग यहां पर देखिए, कहां गया? ये रहा 8वां नंबर। देखिए, शिशु के पहले बाल अपने इष्ट देवता को अर्पित किए जाते हैं, जिसे चूड़ा कर्म कहा जाता है। तो शिशु के जो पहले बाल हैं वह अपने इष्ट देवता को अर्पित किए जाते हैं। शिशु के पहले बाल किसे अर्पित किए जाएंगे? अपने इष्ट देवता को अर्पित किए जाएंगे। लेकिन दोस्तों शिशु के जो दूसरे बाल होते हैं, पहले बाल तो इष्ट देवता को, लेकिन जो दूसरे बाल होते हैं वह अपने गुरु को अर्पित किए जाते हैं। पहले बाल इष्ट देवता को, दूसरे बाल गुरु को अर्पित किए जाते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? केसाटन कहा जाता है। और साथ में दोस्तों एक गाय दान में दी जाती है, क्योंकि दोस्तों आपने देखा हुआ गुरुकुलों में बहुत सारी गायें होती है, आश्रमों में बहुत सारी गायें होया करती थी दोस्तों। ये गाय गुरुजी कहां से लाते थे भाई? कहां से लाएंगे भाई? तो दोस्तों जो गुरु का स्टूडेंट होता था वो दोस्तों एक गाय जो है गुरु को दान में देता था, गुरु को दिया करता था, आश्रम में दान दिया करता था, इसलिए दोस्तों इसे गोदान भी कहा जाता है, यानी गाय का दान भी कहा जाता है। तो बात करते हैं केसाटन के अंदर कि इस संस्कार में
बालक, अब बालक कहूंगा, वहां पर मैंने शिशु कहा था, यहां पर मैं बालक कहूंगा क्योंकि बड़ा हो गया है। तो इस संस्कार में बालक अपने बालों को गुरु के लिए अर्पित कर देता है, गुरु के लिए अर्पित करता है। इस संस्कार के अंदर बालक जो है दोस्तों वो अपने बालों को गुरु के लिए क्या कर देता है, अर्पित कर देता है। साथ में एक गाय को क्या कहा जाता है, गो कहा जाता है। एक गाय दान देता है, एक गाय क्या देता है, दान देता है। इसलिए इसे अपन ने क्या कर दिया दोस्तों, गोदान कर दिया। गोदान गायों का दान बोल दिया भाई। क्लियर दोस्तों। अब यहां पर आराम से पढ़ रहा है तो नंबर 14 पर बात करूं दोस्तों तो अगला है दोस्तों समावर्तन संस्कार। समावर्तन संस्कार। अब समावर्तन में क्या होगा दोस्तों, समावर्तन मतलब समाप्त होना। अब यहां पर क्या समाप्त हो गई, तो उसकी जो शिक्षा थी, बालक गुरु के आश्रम में जाकर शिक्षा प्राप्त करने लग गया था, तो उसकी जो शिक्षा थी, उसकी जो दीक्षा थी दोस्तों वो क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। और समाप्त हो जाएगी तो दोस्तों वो अपने पिता के साथ घर लौट आता है। तो इस संस्कार में ध्यान दीजिएगा, इस संस्कार में बालक अपनी शिक्षा समाप्त करके पिता के साथ घर लौट आता है। तो घर आ गया भाई। तो अब घर लौट आ गया, समावर्तन मतलब संस्कार समाप्त करके दोस्तों वो अपने घर पर आ जाता है। तो अगला संस्कार दोस्तों आता है आपके नंबर 15 पर। नंबर 15 पर जो संस्कार आएगा, अब ध्यान दीजिएगा, अब घर आ गया, घर पर पड़े हो जाए, कोई काम दाम कोई तो घर के पढ़ना हो गया, अब तो पढ़ना दी बताएं, पढ़ाई वढ़ाई तो होगी पूरी। तो यहां पर दोस्तों अगला हो जाएगा आपका विवाह। तो 15 नंबर का जो संस्कार होता है दोस्तों, लाइन टू लाइन चल रहा हूं मैं, 15 नंबर का जो संस्कार होता है दोस्तों वो कौन सा होता है, विवाह का होता है। अब विवाह का मतलब आप लोग समझते हो, मेरे को लिखाने की कोई जरूरत नहीं है, फिर भी एक लाइन में बता देता हूं आप लोग को कि इसमें जो व्यक्ति है अपने ग्रस्त जीवन में प्रवेश कर लेता है। ग्रस्त जीवन में प्रवेश करना ही क्या कहलाता है, विवाह कहलाता है। तो इसमें व्यक्ति अपने ग्रस्त जीवन में प्रवेश कर लेता है, प्रवेश करता है। तो अपने ग्रस्त जीवन में प्रवेश करना ही क्या कहलाता है, विवाह कहलाता है। क्लियर दोस्तों। और लास्ट संस्कार दोस्तों आप लोगों के लिए, क्योंकि दोस्तों हिंदू धर्म के अंदर टोटल कितने संस्कार होते हैं, 16 संस्कार होते हैं। तो लास्ट वाला कहते हैं ना अंतिम संस्कार। अंतिम संस्कार क्यों बोलते हैं, क्योंकि दोस्तों लास्ट में आता है और जिसे कहा जाता है दोस्तों आपके अंत्येष्टि संस्कार। अंत्येष्टि संस्कार कहते हो आप लोग कि अंतिम संस्कार हो गया। और अंतिम क्यों कहा इसे, क्योंकि दोस्तों ये लास्ट में आता है, अंतिम में आता है, 16वें नंबर पे आता है। तो यहां पर व्यक्ति की जो जीवन लीला है, सांसारिक जीवन है, वो क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो व्यक्ति इस सांसारिक जीवन को छोड़ देना ही क्या कहलाता है, अंत्येष्टि कहलाता है, अंत्येष्टि संस्कार कहलाता है। तो दोस्तों ये थे आपके हिंदू परिवार के 16 संस्कार। टोटल आपके कितने संस्कार होते हैं, 16 संस्कार। तो दोस्तों आप लोग को इन संस्कारों को क्रम वाइज याद रखना है, कौन से नंबर पर कौन सा संस्कार आता है। कई बार क्या होता है दोस्तों कि क्रम पूछ लिया जाता है भाई, क्रम पूछ लिया जाता है कि उपनयन के बाद कौन सा संस्कार आएगा, उपनयन से पहले कौन सा संस्कार आएगा। तो दोस्तों आपको क्रम भी याद रखना है। मैंने आपको जो संस्कार पढ़ाए हैं, आपके जो नोट्स कंप्लीट करवाए हैं दोस्तों, मेरा मकसद आपके नोट्स कंप्लीट करवाना है। दोस्तों नोट्स कंप्लीट कीजिए। मैं बार बार आप लोगों से एक ही बात कहता हूं कि अपने हाथों से लिखा हुआ ही याद होगा, जेरोक्स याद नहीं होगा। कहते हैं मैं तो जेरोक्स करा लूंगा या करवा लूंगी, जेरोक्स याद नहीं होती है दोस्तों।
जो अपने हाथों से लिखा हुआ होता है वो जल्दी आपके माइंड में घूमता है भाई। तो दोस्तों अपने हाथों से, फिर कहूंगा मैं तो आपसे एक ही बात बार बार कहूंगा, अपने हाथों से अपने नोट्स तैयार कीजिए। एडवांस परिवार आपके साथ पहले भी खड़ा था, आज भी खड़ा है और दोस्तों हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा। इसी के साथ मैं आज की क्लास को यही खत्म करता हूं। अगली क्लास में फिर आऊंगा मैं रीति रिवाजों को लेकर, क्योंकि दोस्तों अभी केवल अपन ने संस्कारों की बात की है, रीति रिवाजों की बात करना अभी बाकी है। तो दोस्तों बात करेंगे अपन रीति रिवाजों की, वो करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज की क्लास को मैं यही समाप्त करता हूं। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद दोस्तों।